तुम लोगों ने डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल तो देख ली होगी और लिटरली ये मूवी तुम्हें काफी पसंद आई होगी क्योंकि इसने अपने धमाकेदार एनिमेशन के साथ इंटरनेट को भी हिला के रख दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है कि इस एनिमे के पीछे इसका असली मालिक कौन है? ये मास्टरपीस बनाने के लिए कौन सा स्टूडियो, कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा बिजनेस सिस्टम काम करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब मांगा का ऑथर खुद कंट्रोल करता है या स्टूडियो अपनी मर्जी से एनिमे बनाता है? तो चलो आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देता हूँ। सो चलो हम लोग चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहाँ हम समझेंगे कि एनिमे बनाने के पीछे का असली खेल क्या है, वो भी डेमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल के एग्जाम्पल के साथ। देखो, सबसे पहले और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि डेमन स्लेयर को एनिप्लिक्स बनाता है, लेकिन असल में यहाँ की स्टोरी कुछ और ही है। यूफोटेबल ही असली एनिमेशन स्टूडियो है जो डेमन स्लेयर के विजुअल को डिजाइन करता है। एनिप्लिक्स सिर्फ एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है जो पैसा लगाता है और एनिमे को वर्ल्ड वाइड रिलीज कराता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यूफोटेबल ड्राइंग बनाता है और एनिप्लिक्स पैसा लगाता है और मार्केटिंग करता है। मतलब जब आपकी स्क्रीन पे वो ग्लोइंग स्वॉर्ड और ब्रीथिंग टेक्निक्स चमकती है, उसके पीछे सारी मेहनत है यूफोटेबल की। एनिप्लिक्स बस उसको आपकी स्क्रीन तक लेके आया है। आपने नोटिस किया होगा कि डेमन स्लेयर का हर सीन एक पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन क्या इतना धमाकेदार एनिमेशन ड्राइंग से पॉसिबल है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यूफोटेबल यूज करता है 2D और 3D ड्राइंग का इनसेन ब्लेंडिंग का मिक्सचर जो बनाता है इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा धमाकेदार। 2D के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो है रिट स्टूडियो पेंट, फोटोशॉप और एडोब एनिमेट। ये सारे वो टूल्स हैं जो 2D सॉफ्टवेयर के लिए यूज होते हैं, और 3D सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है ऑटोडेस्क, माया और ब्लेंडर जैसे टूल्स, क्योंकि इन पे हेवीली काम होता है, वो भी 3D मॉडल्स पे। इफेक्ट और लाइटनिंग के लिए यूज होता है आफ्टर इफेक्ट प्लस इन हाउस टूल्स, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट जो तुम्हारे फोन और लैपटॉप में होता है, और उसके अलावा कुछ टूल्स जो स्टूडियो के पास होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यूफोटेबल अपना इन हाउस पाइपलाइन यूज कैसे करता है, मतलब कि वो ज्यादा आउटसोर्स नहीं करते, सब कुछ उनके स्टूडियो के अंदर ही होता है। इसीलिए डेमन स्लेयर एकदम अनमैचेबल क्वालिटी दे पाता है, जो ना ही कभी फिल्टर जैसा लगता है और ना ही कभी डाउनग्रेड। और यही इसकी असली वजह है कि जब तांजिरो का स्वॉर्ड एक डेमन के सिर को काटता है तो आपको लगता है कि आप उस जगह पे खुद खड़े हो, मतलब कि यूफोटेबल आपको रियल एक्सपीरियंस देता है। अभी देखते हैं यूफोटेबल की थोड़ी सी हिस्ट्री। यूफोटेबल की शुरुआत हुई थी 2000s में और इसके फाउंडर है हिराको कोनोडो, जो अभी भी यहाँ के CEO हैं। जापान के अंदर यूफोटेबल के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे टोक्यो में है इनका मेन प्रोडक्शन हब, और उसके अलावा है टोकुशिमा में और कोइंजी जहाँ है यूफोटेबल का कैफे। हाँ, तुमने सही सुना, एक कैफे जहाँ फैंस को डेमन स्लेयर और फेट जैसे सीरीज के एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज मिलते हैं। जरा सोच के देखो, आप कैफे में जाके कॉफी पी रहे हो और सामने रखी है डेमन स्लेयर के तांजिरो की स्वॉर्ड, और आपका मन कर रहा है कि आप उस स्वॉर्ड को जाके उठाओ और वहाँ पे जाके फाइटिंग शुरू कर दो। कितनी अच्छी इमेजिनेशन है ना मेरी। अभी मान लो अगर आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में घुसना है और यूफोटेबल के साथ काम करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आती है क्वालिफिकेशन। जापान में लोग मोस्टली एनिमेशन स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं, और हाँ, आपको ड्राइंग, स्केचिंग, स्टोरी बोर्डिंग और 2D और 3D सॉफ्टवेयर में मास्टरी होनी चाहिए, तभी आपको यूफोटेबल जैसे स्टूडियो में जॉब मिल सकती है। उसी के साथ साथ आपको इंग्लिश और जापानीज दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इसका प्रोडक्शन नोट्स मोस्टली जापान में होता है। अभी बात करते हैं सैलरी की। एनिमे इंडस्ट्री में एक एनिमेटर की सैलरी ज्यादा ग्लैमरस नहीं होती है, मतलब कि एवरेज सैलरी होती है 1.5 लाख से 3 लाख येन पर मंथ, जो इंडियन रुपीस में होती है अप्रोक्स 70 से 1.5 लाख। हाँ, इसमें वर्कलोड क्रेजी होता है और डेडलाइन टाइट होती है, लेकिन यूफोटेबल जैसे टॉप स्टूडियो में मिलती है थोड़ी बेटर पेमेंट और स्टेबिलिटी। सोच के देखो, आपने डेमन स्लेयर के एक सिंगल फाइट सीन को एनिमेट किया और वही सीन पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। पैसा भले ही लिमिटेड हो, लेकिन रिस्पेक्ट में वर्ल्ड क्लास मिलेगी। अभी यहाँ पे एक फैंस का सबसे ज्यादा डाउट आता है। लोग सोचते हैं कि अगर यूफोटेबल ने डेमन स्लेयर को एनिमेट किया तो क्या वो इसका असली मालिक बन गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। एनिमे का असली कॉपीराइट हमेशा मांगा ऑथर के पास ही रहता है। डेमन स्लेयर के केस में कोयो हारू और उसके पब्लिशर शुइशा इसके असली ओनर है। भाई लोग देखो, जापानीज वर्ड बोलने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो इस चीज
को लेके कमेंट्स में मेरी टांग खिंचाई मत करना कि मैंने गलत बोल दिया। सो अभी अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। स्टूडियो सिर्फ एडेप्टेशन राइट्स लेता है, मतलब पब्लिशर कहता है ठीक है तुम इस मांगा को एनिमे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मालिक मैं ही रहूंगा। और फिर स्टूडियो एनिमे बनाता है और प्रॉफिट शेयर होता है दोनों में, प्रोडक्शन हाउस में और कॉपीराइट होल्डर में। सो मान लो अगर मांगा का रियल ओनर बोल दे कि मांगा खत्म हो गई है और मैं तुम्हें मांगा का अगला सीजन नहीं दूंगा, तो क्या यूफोर्टेबल अपनी मर्जी से डीमन स्लेयर की नेक्स्ट मूवी बना सकता है? सो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स और प्लॉट का कॉपीराइट हमेशा मांगा ऑथर और पब्लिशर के पास होता है। स्टूडियो बिना लाइसेंस के एक भी एपिसोड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी वजह से कई एनिमे के एक सीजन आने के बाद वो हमेशा बंद हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिशर अगला सीजन देने के लिए ज्यादा पैसे डिमांड करता है और फिर ये डिमांड मार्केट में उतनी नहीं होती है, इसलिए स्टूडियो उसका अगला सीजन को एनिमेट करता ही नहीं है। सो अभी देखते हैं एनिमे बनाने में कितना पैसा लगता है। सो देखो जापान में एक सिस्टम है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन कमेटी। इसमें मल्टीपल कंपनीज का पैसा इन्वेस्ट होता है, जैसे स्टूडियो, पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, टीवी चैनल और मर्चेंडाइज कंपनी। सभी लोग अपना शेयर लगाते हैं और बाद में प्रॉफिट को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसमें पेमेंट एक बार में नहीं मिलता, प्रोजेक्ट के फेस में फंडिंग होती है, जिसमें है स्क्रिप्ट, प्री प्रोडक्शन, एनिमेशन और पोस्ट प्रोडक्शन। और सोचो अगर स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया तो स्टूडियो ने जिस बैंक से लोन लिया है, बैंक वाले उस स्टूडियो को नीलाम कर देंगे और वहां से अपने पैसे को वसूल करेंगे। यही वो असली वजह है कि एनिमे स्टूडियो काफी ज्यादा फ्रगाइल होते हैं, जिसमें एक सीजन फ्लॉप होने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा लॉस मिलता है। इसीलिए हर स्टूडियो अपने लिए एक बैकअप बिजनेस बनाता है, जैसे यूफोर्टेबल का कैफे या फिर एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज स्टोर। सो चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। डीमन स्लेयर की वजह से एनिमे इंडस्ट्री में लिटरली एक अर्थक्वेक आया है। मुगान ट्रेन आर्क, जिसने $500 मिलियन प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो जापान की हाईएस्ट ग्रॉस मूवी बन चुकी है। इसने मांगा वर्ल्ड में 150 मिलियन प्लस कॉपीज को वर्ल्ड वाइड सेल किया है। और मर्चेंडाइज जैसे फिगर, पोस्टर्स, कैफे, वीडियो गेम्स, इन सब ने तो इसका रिकॉर्ड तोड़ के रखा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है कि मांगा ऑथर को रॉयल्टी मिलती है मांगा सेल्स और लाइसेंस से, लेकिन जो बड़ा पैसा है मूवीज और मर्चेंडाइज से, उसका सबसे बड़ा पार्ट गया है एनिप्लिक्स और प्रोडक्शन कमेटी के पास। मतलब ऑथर ने कैरेक्टर बनाया, स्टूडियो ने उन्हें जिंदा किया और पैसा सबने मिलके खाया। सो अगली बार जब तुम डीमन स्लेयर की फाइट देखोगे, जहाँ तांजिरो एक डीमन का सिर काट रहा होगा या रैनरकू अपनी फ्लेम ब्रीथिंग का धमाका कर रहा होगा, तो तुम याद रखना इसके पीछे सिर्फ एनिमेशन का टैलेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस मॉडल भी छुपा हुआ है। यूफोर्टेबल सिर्फ एक स्टूडियो नहीं बल्कि एक मशीन है जो पैसा, रिस्पेक्ट और हाइप बनाता है। और मांगा ऑथर और स्टूडियो के बीच का रिलेशन एकदम लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे टिका होता है। अगर आपको ये एनिमे का बिजनेस सीक्रेट पसंद आया तो कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो तुम्हें किस एनिमे के पैसे कमाने के मॉडल पे चाहिए, नारुतो या फिर वन पीस। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ के जाके किसी एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन करूँ। क्या पता यूफोर्टेबल मुझे भी अपने किसी एनिमे प्रोजेक्ट में ले ले, तो भाई मजा आ जाएगा। नहीं तो चलो बाय बाय, तुम और मैं दोनों मिलके अपने ख्याली पुलाव पकाते हैं। सी यू।